जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। 14 दिसंबर को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर सेकंड और लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू, उसकी आंसर की को हमने डिटेल से देख लिया। इससे आप लोग मिला भी लिए होंगे कि कितना आपका सही हो रहा है। आज हम लोग देखेंगे जो लैंग्वेज सेकंड यानी दूसरी ज़ुबान जिन्होंने उर्दू ली थी, उसके क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ये सेट आपका जो है ई वाला है, ठीक है, सेट नंबर ई, ठीक है। तो अगर आपके पास दूसरा भी पेपर आया होगा तो आप आगे पीछे करके मिला सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अगर मोबाइल पे देख रहे हों तो थोड़ा सा ऐसे मोबाइल लैंडस्केप मोड में रखेंगे तो आपको पेपर क्लियर दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है, आपका सबसे पहले फ़िक्रा वाला आया था, यानी पैराग्राफ दिया गया था। बहुत ही आसान पैराग्राफ है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए हम लोग एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरज़ू थी। यानी किसी की तहरीर है। एक गर्मी हमने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, हर तबके की ज़िंदगी, तक़रीबात और रहन सहन देखा। यहाँ के लोगों के खुलूस और अदब नवाज़ी से मुतासिर हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कई बार जाकर देखी। हैदराबाद के आसपास के सारे सागर देखे। वहाँ की मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखने के काबिल हैं। नौबत पहाड़ से सारा शहर नज़र आता है, ठीक है, आपने देख लिया। अब इसी से मुताल्लिक सवालात पूछे गए हैं। पैराग्राफ बहुत आसान है। कोई जो है किसी ने हैदराबाद की सैर की है तो उसके बारे में लिखा है, ठीक है। देखिए अब आगे पूछा जा रहा है कि मुसन्निफ़ा हैदराबाद के लोगों को किस चीज़ से मुतासिर हुई। यानी जो लिखने वाली हैं वो हैदराबाद के लोगों की किस चीज़ से मुतासिर हुई। लोगों के अखलाक व आदात से, लोगों के खुलूस व अदब नवाजी से मुतासिर हुई। अब देखिए इसमें साफ साफ दिया हुआ है। इसमें किसी ने दूसरा लगाया भी है और दूसरा सही भी होगा, ठीक है। देखिए आप अपना चेक कर सकते हैं, इसमें साफ साफ दिया है। यानी लोगों के खुलूस, ये देखिए दूसरी लाइन में है, लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई। चलिए दूसरा देखते हैं क्या था। दूसरा है ज़िंदगी का मुतज़ाद। मुतज़ाद का मतलब होता है ज़िद, जिसको हम कहते हैं एंटोनिम यानी विलोम, ठीक है। तो इसकी ज़िद क्या बनेगी? ज़िंदगी क्या, हयात, ठीक है। और कुछ देखिए ज़िंदगी मतलब हयात, इसका मुतज़ाद पूछा गया ना, तो मुतज़ाद क्या होगा? मौत। हयात, हयात तो इसका मुतरादिफ, अगर मुतरादिफ लिखा होता तो हम हयात पे जाते। यहाँ मुतज़ाद यानी ज़िद पूछी गई है तो मौत जो है बिल्कुल सही। ममात और मरना ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है हैदराबाद मुसन्निफ़ा ने कब देखने का प्रोग्राम बनाया? गर्मी में, ठीक है। जैसा कि आपके उसमें दिया हुआ है, गर्मी में इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। तकरीब की जमा, तकरीब की जमा तकरीबात। आपको पता है जमा बनाने का कायदा है कि अलिफ और लंबी वाली ता लगा करके भी क्या बनाते हैं, हम जमा बनाते हैं। तो ये तकरीब की जमा क्या होगी? तकरीब की जमा तकरीबात ही आपका सही होगा, ठीक है। मुसन्निफ़ा की बचपन से क्या देखने की आरज़ू थी? हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के बारे में इसमें बताया ही जा रहा है। किसको देखने की आरज़ू थी?
हैदराबाद, हैदराबाद देखने की। देखिए बहुत ही आसान ज़ुबान है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। चले 126 नंबर से क्या है, नौबत पहाड़ से क्या नज़र आता है, सारा शहर, क्योंकि आखिर में उसमें दिया हुआ था कि नौबत पहाड़ पे अगर आप चढ़ जाइए हैदराबाद में तो हैदराबाद का सारा शहर देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा आला बिल्कुल सही है। मुसन्निफ़ा ने वहाँ किन चीज़ों को देखने के काबिल बताया, मसाजिद और इमामबाड़े। ठीक है, तो ये मसाजिद और इमामबाड़े बिल्कुल, क्योंकि मसाजिद इमामबाड़े की बारे में बात आप देखेंगे अपने पेपर में, उसमें आखिरी में बात उसने की है कि मसाजिद और इमामबाड़े जो है देखने के काबिल हैं। ठीक है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। मुसन्निफ़ा ने आसपास के इलाके की सैर के बाद वहाँ और क्या क्या देखा, बताइए। देखिए हर तबके की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन सहन। अब यही वाला बिल्कुल सही है। वहाँ की तालीमी इदारे में तो सिर्फ उस्मानिया यूनिवर्सिटी देखा था। वहाँ के समंदर, वहाँ की तारीख़ी इमारतें, हर तबके की ज़िंदगी, यानी वहाँ अलग अलग जो तबके के लोग हैं किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी तकरीबात किस तरह से वो अपना त्यौहार वगैरह मनाते हैं, रहन सहन क्या है। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ, क्योंकि ये लैंग्वेज सेकंड है, ठीक है, तो इसमें भी आपका दूसरा पैराग्राफ भी नस्र आता है, यानी प्रोज आता है। दूसरा पैराग्राफ पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा की रात को हम लहोत्से की बर्फीली परतों वाली यानी सीधी ढलान पर खेमा अंदाज थे। खेमा अंदाज ये गलत है, खेमा अंदोज थे, यानी वहाँ अपना खेमा गाड़े हुए थे, वहाँ रुके हुए थे। ठीक है, इस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद थे। देखिए जो सब डिजिट है उस पर अंडरलाइन भी कर लेना चाहिए, 10 डिजिट थे। 12:30 बजे का अमल होगा, यानी 12:30 बजे रात की बात बता रहे कि अचानक कोई भारी शय बड़े ज़ोर से मेरे सर के पीछे हिस्से पर आ गई, जिसने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। ठीक है, उसके साथ ही बड़ा भयानक धमाका हुआ। मैंने महसूस किया कि मैं किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हूँ। वो शय मुझे कुचले दे रही है, यानी वो कुचलने वाली है। मैं बामुश्किल सांस ले पा रही थी। ठीक है, ये भी किसी का वाक़या है। ठीक है, यानी बुद्ध पूर्णिमा की रात, यानी किसी पहाड़ी पे जा कर के, जो पहाड़ी का नाम है यानी बर्फीली परतों वाली सीधी ढलान पर, यानी लहूत्से की बर्फीली परतों वाली, ये सब चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर खेमा अंदोज थे, यानी वहाँ पर खेमा गाड़ कर सोए हुए थे। मुसन्निफ़ा को क्या नहीं ले पा रही थी, यानी एक को जो है तो जायद है, लेकिन आप क्या करेंगे, कातिब की गलती है। मुसन्निफ़ा क्या नहीं ले पा रही थी, बमुश्किल सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि जब वो भारी सी चीज़ गिर गई तो बमुश्किल सांस नहीं ले पा रही थी। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है, थोड़ा ऊपर करते हैं स्लाइड ताकि आपको क्लियर दिखे। मुसन्निफ़ा के सर के पीछे हिस्से पर कौन सी चीज़ आकर लगी, यानी कोई भारी चीज़, सही बात है, कोई भारी ही चीज़ थी, कोई भारी चीज़ इसका सही होगा। मुसन्निफ़ा ने क्या महसूस किया, बहुत ही डर खौफ महसूस किया, किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही, देखा बिल्कुल सही, यही उसने महसूस किया था। बहुत ही आसान पैराग्राफ आया था। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए, अब आपको स्लाइड क्लियर दिखी होगी। इसमें है 132 नंबर पे, मुसन्निफ़ा के साथ
कैंप में कितने अफराद थे, डिजिट दी गई थी, मैं बताया भी था कि डिजिट को अंडरलाइन कर लेना चाहिए जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ें। 10 अफराद थे। मुश्किल का मुतजाद यानी उसकी ज़िद ही दोनों पूछी गई है। मुश्किल का आसान बहुत ही है, यानी मुश्किल आसान। कौन सी रात को मुसन्निफ़ा लहूतसे की बर्फीली परतों वाली सीधी ढलान पर खेमा अंदाज थी। देखिए थे है ना, यहाँ थी होना चाहिए, क्योंकि मुसन्निफ़ा जब लेडीज़ है यानी मुअन्नस है तो थी होना चाहिए, यानी बोध पूर्णिमा की रात, पहला वाला सही होगा। फ़र्द की जमा क्या, हाँ देखिए जमा पूछा गया, फ़र्द की जमा अफराद, ठीक है। ये आपका दोनों पैराग्राफ बहुत ही आसान पूछा गया है। अब देखिए आगे आपकी अब 15 नंबर की पैडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं। सुनने के ऊपर से नीचे के अप्रोच में शामिल है। मैंने आपको मैराथन में बताया था 2 तरह के अप्रोच, एक बॉटम से अप, एक जो है बॉटम से अप वाली, बॉटम टू अप वाला, और एक अप टू बॉटम, एक अप से बॉटम, यानी एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर अप्रोच। सुनने के ऊपर से नीचे के अप्रोच। अब ऊपर का मतलब होता है बड़ी चीज़, जैसे कहानी वगैरह, कोई आर्टिकल लिखा उसका मजमुआ वगैरह, ठीक है। और नीचे से अगर होता तो हम पहले साउंड यानी आवाज़ पे जाते हैं, फिर हर्फ पे, फिर लफ्ज़ पे, फिर जुमला पे। मैं डिटेल से आपको समझाया भी था। देखिए मखसूस तफासिल की तरफ तवज्जो देना, तकरीज़ मतन या ऑडियो के ख़ुलासे को सुनना, तकरीज़ मतन या ऑडियो के मजमूई पैगाम, यहाँ मजमूई पैगाम क्योंकि क्या था ऊपर से नीचे है ना, तो मजमूई वाला यहाँ आपका सही होगा। अब देखिए, अब जिससे मैंने पेपर लिया उनका ये गलत है, क्योंकि आवाज़ लफ्ज़ जुमले फ़िक्रे किसका है, अगर पूछा जाता नीचे से ऊपर यानी बॉटम से अप तो यह वाला सही होता, हालांकि ये गलत होगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आपने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए। चलिए आगे है, माजिद और वाजिद जुड़वा भाई हैं। माजिद और वाजिद और मणिपुर की एक ख़ास बोली बोलते हैं। मणिपुर में मणिपुरी बोली बोली जाती है, आपको पता है। दोनों भाई हैं, दोनों ख़ास बोली बोलते हैं, लेकिन बातचीत अलग अंदाज में करते हैं। उनकी बोली बोलने के मखसूस अंदाज को क्या कहा जाता है? दोनों एक ही बोली बोलते हैं मणिपुर, लेकिन अलग अंदाज में बोलते हैं। इनफिरादी तर्ज़े कलाम, बोली तो गलत होगा। बोलने का अमल, ये भी सटीक नहीं है। मणिपुरी, ठीक है, मणिपुर में रहते हैं तो मणिपुरी तो दोनों बोलते हैं। पूछा जा रहा है बोली बोलने के मखसूस अंदाज, इस अंदाज मतलब स्टाइल, शैली को क्या कहा जाएगा? इनफिरादी तर्ज़े अमल। पहला वाला ऑप्शन इसका मेरे हिसाब से सही होगा। देखिए क्यों सही होगा, देखिए आपको पता है, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के हों, मैं यूपी की मिसाल लेता हूँ। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। आप उधर लखनऊ के तरफ के लोगों की ज़ुबान देखिए, उधर के लोग आप करके बात करते हैं। आप दिल्ली की तरफ आएंगे, वहाँ तुम ताम करके बात करते हैं। तो क्या हुआ, इन दोनों उर्दू या हिंदी बोलते हैं, लेकिन इनफिरादी तर्ज़ कलाम दोनों में पाया जा रहा है। वही चीज़ यहाँ है। माजिद वाजिद जुड़वा भाई हैं, मणिपुर की एक ख़ास बोली बोलते हैं, लेकिन बोलने का अंदाज़ अलग है, तो इनफिरादी तर्ज़ कलाम हुआ। पहला वाला सही होना चाहिए, ठीक है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के वकालत करदा क्लासिकी ज़ुबान को पढ़ने के हवाले से दर्जा झेल में से कौन दुरुस्त है? कौमी तालीमी पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, उसमें क्लासिकी ज़ुबान पढ़ने की बात कही गई है, ठीक है। क्लासिकी ज़ुबान कहने की बात उन्होंने कहा है, क्लासिकी ज़ुबान बच्चे को पढ़ना चाहिए एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी इख्तियारी मजमून के तौर पे। सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासी ज़बान को पढ़ना
मेरे अकॉर्डिंग तो पहला सही होगा भाई। सहलिसानी फार्मूले के तहत एक मुतबादिल के तौर पर, देखिए सहलिसानी 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कोठारी कमीशन के ज़रिए आया था उसमें कोई छेड़खानी 2020 वाले पॉलिसी में नहीं की गई है, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है। इब्तदाई सतह पर क्लासिकी ज़ुबान को पढ़ना, सानवी सतह पर यानी 10th तक, ठीक है। सानवी सतह पर एक को ज़ुबान के तौर पर क्लासिकी ज़ुबान को पढ़ना, सानवी यानी कहा जा रहा सानवी सतह पर एक कोर ज़ुबान के तौर पे यानी एक मेयारी ज़ुबान के तौर पर ये सब मेरे समझ से तो गलत है। आपने क्या लगाया है कमेंट बॉक्स में बताइए। सानवी सतह पर एक इजाफी, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कि क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ेगा, ऐसा संस्कृत की बात खास तौर पे की गई है, ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं। 138 हो गया आपका। अब आपको थोड़ा सा और देखिए, अब क्लियर दिखेगा। अब चलिए अब इसको देखिए, ये मिलाने वाला है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, आपको सीरीज से रखना होता है। ज़ुबान के क्लासरूम में प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने और करने में कौन से मराहिल, तैयार करके उसको यानी अमली जामा पहनाने की बात हो रही, कौन से मराहिल शामिल होते हैं। ग्रुप बनाना, मंसूबा बनाना, आदाद व शुमार जमा करना, ग्रुप बनाना, मंसूबा बनाना, आदाद व शुमार की तफहीम यानी मसौदा तैयार करना, मौजू इंतखाब करना, ग्रुप बनाना, मौजू का इंतखाब करना। देखिए मंसूबा बनाना, आदाद व शुमार जमा करना, आदाद व शुमार की तकसीम, आगे क्या है, मसौदा तैयार करना और रिपोर्ट को हतमी शक्ल देना। देखिए हतमी शक्ल देना ये तो आखिर में होगा ही, ठीक है, लेकिन पहला तो सही नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप बनाना सही है। सबसे पहले आप ग्रुप बनाएंगे ना, प्रोजेक्ट आपको किस चीज़ पे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो पूरा ग्रुप बनाएंगे। मौजू का इंतखाब करेंगे, पहले ग्रुप आप बनाएंगे कि कितने लोग इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, उसके बाद मौजू किस टॉपिक पे काम किया जाएगा, उसके बाद आपने मंसूबा यानी आपने प्लानिंग की, ठीक है, ये दोनों देखो साथ साथ चल रहे हैं। आपने प्लानिंग किया, ठीक है, उसके बाद जो है आदाद व शुमार, प्लान करने के बाद आदाद व शुमार जमा करना, यानी जो डिजिट है, जो मटेरियल है उसको आप इकट्ठा करेंगे। अब उसके बाद आदाद व शुमार जमा करना, फिर आदाद व शुमार की तकसीम यहाँ है और मसौदा तैयार करना, और यहाँ क्या है, मसौदा तैयार करना बाद में है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आदाद व शुमार की तकसीम जमा करने के बाद उसको बांटेंगे अलग अलग, बांटने के बाद ही मसौदा तैयार करेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान का जो आइन बना है किस तरह से बना है, हिंदुस्तान का आइन इधर उधर के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बातों को ले करके हिंदुस्तान का आइन बना है, इधर उधर से पहले ले करके आया गया, आदाद और शुमार को अलग अलग तकसीम किया गया, ठीक है। तकसीम करने के बाद फिर ड्राफ्ट तैयार किया गया कि यानी ड्राफ्ट मतलब आखिर यानी आदाद और शुमार की तकसीम के बाद ड्राफ्ट बनता है। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपके जो अंबेडकर जी थे, ठीक है, तो पहले वो सब ले आए उसके बाद उसको ड्राफ्ट बनाए ना। तो आदाद शुमार की तकसीम पहले होनी चाहिए, उसके बाद मसौदा तैयार करना और फिर रिपोर्ट को हतमी शक्ल देना। दूसरा ऑप्शन मेरे नज़दीक सही बैठ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे चलिए। 7वीं जमात का उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा थोड़ा सा पढ़ें और मतन में बयान किए गए लोगों और कम्युनिटी की ताकत और तशख़ीस को समझें। उस्ताद तलबा में क्या फ़रोग़ देना चाहता है।
कह रहा है कि थोड़ा सा पढ़ें, मतन में बयान किए गए लोगों कम्युनिटी की ताकत और यानी तशख़्ख़ुस, उनकी ताकत और उनकी जो पर्सनालिटी है उसको समझें। ज़ुबान की ख्वादगी है, तनकीदी ख्वादगी है, तज्ज़ियाती मुताला है, अदबी महारतें हैं। देखिए ये जो तज्ज़िया का मतलब होता है एनालाइज करना, यानी टुकड़ों में तोड़ना। ये तज्ज़िया यानी तज्ज़ियाती मुताला सही होगा। आगे है, यहाँ पर एक मतन दर्ज किया जा रहा है, मालूम कीजिए कि मतन ज़ुबान की किस मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रही है। देखिए इसमें कुछ टेक्स्ट दिया गया है। इनकलाब के बाद यह तब्दीली अचानक मुमकिन नज़र करने लगी नहीं, नज़र आने लगी होना चाहिए था, लेकिन बस लिख दिया गया, क्या करेंगे। एशिया और यूरोप सिमत, यानी सिमत नहीं होना चाहिए समेत, एशिया और यूरोप समेत, ये भी और ये भी अब उतना गलत लिखते हैं। अचानक मुमकिन नज़र करने लगी नहीं, नज़र आने लगी। चलिए समेत दुनिया के अक्सर इलाक़ों में इनफरादी हुकूक़ और समाजी अक़दार पर काबिज़ लोगों के बारे में बातचीत शुरू हुई। जाहिर सी बात है, जब इनकलाब आया, लोग जमहूरियत चाहने लगे तो इसकी मांग उठने लगी। हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय और ड्यूजियो ने फ्रांस इनकलाब की अहमियत के बारे में बातचीत शुरू कर दी। राजा राम मोहन राय ने भी उसके बारे में आज़ाद उठाई हिंदुस्तान से। इसके बदले नौ आबादियों में हुई पेशरफ्त ने समाजी तब्दीली के तसव्वुरात को नई शक्ल दी। यानी ये जो कॉलोनियाँ अंग्रेज़ आकर बसाने लगे, उसमें हुई पेशरफ्त ने समाजी तब्दीली के तसव्वुरात को नई शक्ल अता किया। क्या ये साइंसी ज़ुबान, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट की बात तो हो ही नहीं रही, सियासी ज़ुबान भी नहीं होगी, समाजियाती, जाहिर सी बात है। जो मैटर इसमें बयान किया गया है ये समाज वाला है ना, कि समाज में जब नव आबादकारी अंग्रेज़ आकर बसाने लगे लोगों को आकर के, इसकी वजह से इनकलाब बर्पा एशिया में भी हुआ, यूरोप में हुआ। राजा राम मोहन राय और ड्यूजियो ने फ्रांस इनकलाब की अहमियत के बारे में जब बातचीत करना, ये सब क्या समाजी की बात है, तो ये समाजियाती ज़ुबान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8वीं जमात का उस्ताद साबिर, 8वीं जमात का उस्ताद साबिर ये अफसोस करता है कि ज़ुबान के अंदाज़े क़द्र में उमूमन उसूली महारतों को अहमियत नहीं दी जाती। उसूली महारतों से देखिए आपको पता है लैंग्वेज स्किल 4 है, LSRW। L से क्या, लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना, W से राइटिंग यानी लिखना। उसमें से 2 जो है रिसेप्टिव स्किल है, इसमें आप चीज़ों को हासिल करते हैं। 2 प्रोडक्टिव यानी तामीरी महारत है। रिसेप्टिव में जैसे सुनना है, आप सुनेंगे तो चीज़ों को अपने मेमोरी में महफूज करेंगे। इसी के साथ जब आप रीडिंग पढ़ेंगे तब भी अपने मेमोरी में महफूज करेंगे। मैंने मैराथन में डिटेल से बताया था। तो सुनना और पढ़ना तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। दुस्तूर हिंद अंग्रेज़ी ज़ुबान का क्या मर्तबा मुतय्यन किया गया? बहुत ही आसान है। देखिए आप जब आर्टिकल 343A यहाँ से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, कामकाज की भाषा, रस्मी ज़ुबान की बात की गई है। उसमें ये बात कहा गया है कि हिंदी आपकी रस्मी ज़ुबान यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और पहले कहा गया था कि 15 साल के बाद हम अंग्रेज़ी को छोड़ देंगे, लेकिन 1963 में ओला एक्ट आया यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इस एक्ट में, इस डेट को याद रखिए, उसमें ये कहा गया था कि आपका जो हिंदी है ये ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा होगी, यानी कामकाज की भाषा होगी। इंग्लिश एज आ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट का मतलब
यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में मुआविन, मददगार, सहायक। अब देखिए यहाँ मुआविन सरकारी ज़ुबान, बहुत ही आसान पूछा गया था, लेकिन इस फैक्ट को अगर आप जानेंगे तभी समझ पाएंगे। गैर मुल्की ज़ुबान, कानूनी अदालत, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं 144 वाला क्वेश्चन क्या आपका कहता है। हाँ चलिए, अब आपको स्लाइड क्लियर दिख रही होगी। चलिए देखते हैं। अकबर पैदाइश से ही उड़िया जानता है, यानी उड़ीसा का है। ठीक है, उसने अंग्रेज़ी और हिंदी भी पढ़ी है। उड़िया जानता है मतलब उड़िया क्या है, उसने हासिल किया है, यानी अक्वायर किया है, मादरी ज़ुबान है। अंग्रेज़ी हिंदी पढ़ी है यानी लर्निंग, यानी आमोजिश हुई है। ऐसे ऐसे लफ्ज़ पकड़ लिया कीजिए। इस बयान की बुनियाद पर तय करें कि दर्जा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। उड़िया ज़बान की आमोजिश इक्तिसाबी, गलत। उड़िया ज़बान आमोजिश कहाँ, उसको तो हासिल किया है। हिंदी की आमोजिश, हिंदी की आमोजिश ज़ुबान की आमोजिश है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अंग्रेज़ी की आमोजिश, अंग्रेज़ी ज़ुबान की आमोजिश, अंग्रेज़ी ज़ुबान की आमोजिश इक्तिसाबी है। अंग्रेज़ी ज़ुबान भी पढ़ी है, जब पढ़ा है तो इक्तिसाबी कहाँ, कहीं हुसूलियाबी या इक्तिसाबी आ जाएगा, उसका मतलब अक्वायर करना। अक्वायर नहीं किया बल्कि आमोजिश की है, लर्निंग की है। इसलिए अंग्रेज़ी यही वाला पूछा क्या गया, दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए जो है चौथा ऑप्शन सही होगा। हिंदी की आमोजिश ज़ुबान की आमोजिश है, अंग्रेज़ी की आमोजिश ज़ुबान की आमोजिश है, ये सब तो सही बात है। दुरुस्त नहीं पूछा गया, इसलिए चौथा सही होगा। आपने क्या किया था थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आमोज़गार इसको समझते और उस पर अमल करते हैं कि ज़ुबान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है। बताइए, ज़ुबान एक निज़ाम के तौर पर, तरसीली महारत, निज़ाम कुल की महारत, समाजी लिसानियात महारत, हिकमत अमली महारत। देखिए इसमें दोनों में मुझे कन्फ्यूजिंग खुद है। आमोज़गार इसको समझते हैं कि उस पर अमल करते हैं और उस पर अमल करते हैं, ज़ुबान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है। ये समाजी लिसानियाती यानी सोशल लिंग्विस्टिक स्किल, ये भी सही हो सकता है, या तरसीली महारत यानी कम्युनिकेटिव, क्योंकि ज़ुबान तरसीली महारत यानी कम्युनिकेटिव स्किल, जहाँ तरसीली इबलाग मुआसलात अक्सर सही होता है। लेकिन अगर देखा जाए दोनों में तो ये भी सही, ये भी सही। वैसे चलिए आप 3 वाला मानिए, समाजी लिसानियाती महारत। अब सीटेट क्या मानता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने लगाया है उनका सही होगा, ये भी सही हो सकता है, तरसीली महारत। चलिए, आला जाती तरगीब होती है जब, आला जाती तरगीब यानी टूल्स वाली, जिसमें हम कोई चीज़ खोजते हैं। आदमी कायदे की गरज से ज़ुबान सीखता है, जैसे मुलाजिम कायदे की गरज से, या बोलने की कायदे के अलावा भी होता कि इस्तेमाल की गरज से। इस्तेमाल होता तो पहला ऑप्शन 100% सही होता, इस्तेमाल की गरज से। अब कायदे को इस्तेमाल अगर मान लें तो ये सही होगा। इस्तेमाल की गरज से ज़ुबान सीखता है जैसे मुलाजिम, जाहिर सी बात है। यानी आला जाती तरगीब मतलब कहीं भी आदमी, जैसे सऊदी, जैसे पहले पेपर में आया था, सऊदी गया, कहीं फ़ॉरेन गया, तो वहाँ इस्तेमाल की गरज से सीख लेता है मुलाजिम, क्योंकि वहाँ नौकरी करने वाला, इसलिए वहाँ की ज़ुबान सीख लेता है ताकि काम करना आसान हो जाए। आदमी की ज़ुबान के बोलने वालों से क़ुर्बत होने के लिए ज़ुबान सीखता है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ज़रूर सही होगा। चलिए हम दूसरे को मान लेते हैं, हो सकता है सीटेट पहले को मान लें। आदमी की ज़ुबान के बोलने वालों से क़ुर्बत होने के लिए ज़ुबान सीखता है। ठीक है, तो चलिए आपके नज़र में क्या सही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि आदमी की ज़ुबान के बोलने वालों से क़ुर्बत होने के लिए ज़ुबान, जाहिर सी बात है, आप कहीं बाहर जाएंगे, आला जाती तरगीब इसलिए है,
आप ताकि उस ज़ुबान को सीखेंगे तो उनसे करीब हो जाएंगे। अगर होता आदमी इस्तेमाल के गरज से ज़ुबान सीखता है जैसे मुलाजिम, ये भी सही हो सकता था। चलिए, आदमी अपनी बिरादरी की मजहबी और समाजी सरगर्मियों में शिरकत, ये तो गलत है। आदमी किताब, यहाँ किताब लिखने उखने की बात नहीं हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। दर्जा झेल में से कौन ज़ुबान के बारे में दुरुस्त नहीं है? बताइए। ज़ुबान से तशख़्ख़ुस का इजहार होती है नहीं होता है, होना चाहिए। देखिए कैसा कैसा लोगों ने लिखा है। ज़ुबान से तशख़्ख़ुस का इजहार होता है, ये तो सही है। ज़ुबान तारीख़ का ख़जाना है, सही बात है। आप पढ़ेंगे तो जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं ज़ुबानी में तो पढ़ेंगे। ज़ुबान करदी के कुल मालूमात में मुआविन होती है। ज़ुबान कारकर्दगी होना चाहिए। ज़ुबान करदी के कुल मालूमात में मुआविन होती है, ठीक है, मुआविन तो होगी है। कुछ ज़ुबानों में सिर्फ जो एक्सट्रीम की तरफ ले सिर्फ उफ लगे, सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग की तरसील बेहतर तौर पर हो सकती है, गलत है। यानी आप गोया कि किसी ज़ुबान को प्रमोट कर रहे हैं, दुरुस्त नहीं है पूछा गया था ना, चौथा गलत होगा। आदिल फेल माज, चलिए इसको ऊपर करते हैं स्लाइड थोड़ा। आदिल फेल माजी के नहवी और सरफ़ी उसूलों के बारे में जानता है लेकिन सियाक़ के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। जानता तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाता। ज़ुबान के इक्तिसाब का आला कार LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसकी बात चोम्स्की ने की थी। अमली तरीक़ों की मालूमात, तौज़ीही ज़ुबान मालूमात का इतलाक़, ठीक है, ये पहला सही होगा। ज़ुबान के यानी नोम चोम्स्की क्या कहते हैं, बच्चा फ़ेल माजी के नहवी और सरफ़ी उसूलों के बारे में जानता, क्योंकि उसके पास, वो कहते हैं कि बच्चे के पास इतना डिवाइस फिट होती है कि वो खुद जानता है, सही से बोलता है, ठीक है, लेकिन सियाक़ के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा माहौल नहीं मिल पाया है। तो ये वाला मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। वैसे मालूमात का इतलाक़, ये भी चौथा भी सही हो सकता है। अब देखिए सीटेट क्या सही मानती है, आप किसको सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, या इस पे भी जाया जा सकता है। चलिए अब दो और बाकी हैं, दो को और देख लेते हैं। चलिए, ओह 5, देखिए इसमें लिखने की कितनी गलती है, 5 थोड़ी ना है, जांच। ओह जांच जो किसी फ़र्द की मखसूस खामियों और खूबियों का निशानज़द करने के मकसद से की जाती है, उसे क्या कहते हैं? जो टेस्ट होता है, यानी असेसमेंट कहिए या इवेल्युएशन कहिए, वो जांच जो किसी फ़र्द की मखसूस खामियों और खूबियों, उस जांच से उसकी अच्छाई और बुराई का निशानज़द करने के लिए के मकसद से की जाती, उसे क्या कहते हैं? मैंने मैराथन में भी अच्छे से बताया था। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम तश्कीली जांच कहते हैं, जो क्या है साल के दौरान होती है, जैसे यूनिट टेस्ट लेकर के वगैरह होती है। और एक होता है समेटिव, जो आखिर में होती है, जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है, जजमेंट वाला होता है, वो होता है तकमीली। तो आंख बंद करके तश्कीली जांच होगा। देखिए तशख़ीसी जांच उस टाइम होगा सिर्फ अगर ख़राबी ढूंढना हो। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपके बुखार है, तो डॉक्टर पहले डायग्नोस करेगा, ब्लड टेस्ट लेता है, लेकिन यहाँ खामियां और खूबियां दोनों की निशानज़द करना है। ये क्या है? तश्कीली। आप जब कोई चीज़ पढ़ाए, मान लो 1 यूनिट पढ़ा करके टेस्ट ले रहे हैं, तो तश्कीली जांच करेंगे ना, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे कि किस फील्ड में अच्छा है, किस फील्ड में कौन सा कंसेप्ट क्लियर नहीं, उसको दोबारा पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चौथा वाला सही होगा। आखिरी देखते हैं, 7वीं जमात का उस्ताद अपने तलबा को किसी शख्स की तफसील बयान करने वाली यानी तहरीर का काम देता है। कोई काम देता है किसी शख्स की तफसील बयान करना है, किसी भी शख्स की, ठीक है। वो क्लास से बाहर जाता है और एक ख्वांचा फरोश,
कोई अपने सर पे जो खांची रख करके कुछ बेच रहा था उसको बुला के ले आता है क्लास में, ठीक है। एक खांचा फरोश को उसके डलिया के साथ अंदर जो उसने टोकरी सर पे रखा था उसके साथ ही क्लास में ले आता है, रूम में ले आता है। वो उसे 7 मिनट तक वहाँ खड़ा रखता, 7 मिनट तक वहाँ खड़ा रहने के लिए कहती है, मतलब कोई मुअल्लिमा है, और तलबा से जोड़ों में काम, अब तलबा का ग्रुप बना दिया, जोड़ों में काम करने और उसे खांचा फरोश की तफसील लिखने के लिए कहती है। इस सरगर्मी में खांचा फरोश की हैसियत क्या है? ख्वाजा फरोश की हैसियत पूछा गया है। तदरीसी मुआविन ख्वाजा फरोश सरगर्मी में शामिल एक सब मवाद, ये मवाद होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है रियलिया, रियलिया आया था ना, रियलिया की मिसाल यही है। रियलिया ना पूछ करके ये एक क्या है? मवाद है, एक मटेरियल यानी ऑथेंटिक चीज़ है। मेरे समझ में चौथा सही होगा, नहीं तो अगर ये नहीं तो तदरीसी मुआविन सही होता, ठीक है। क्योंकि वो रियल चीज़ बाहर से पकड़ कर ले आया, अपने सर पे टोकरी रख कर कुछ बेच रहा था, 7 मिनट खड़ा किया। आपको पता है रियलिया में आया क्या है कि उसमें आप रियल चीज़ को पेश करेंगे, तो शख्स जो जिसको पेश किया गया ला करके टीचर ने क्लास में खड़ा कर दिया, वो रियल ही चीज़ था ना, वो क्या है? वो मवाद, मटेरियल, ठीक है, यानी मेयारी मवाद यही होगा चौथा, ठीक है। अब हो सकता है सीटें, मेरी जहाँ तक समझ यहीं जा रही है, तदरीसी मुआविन यानी तदरीसी में ये जो टीएलएम है, टीएलएम के तौर पे, लेकिन टीएलएम के तौर पे बहुत सटीक नहीं बैठ रहा। सही सटीक कौन बैठेगा? मवाद, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपका 30 में से कितना सही जा रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए मैंने जो पढ़ाया था इससे पहले महा मैराथन, अंतिम चौथा मैराथन, उसमें मैंने डिटेल से बताया था। अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी के साथ निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं, वहाँ से आप PDF ले लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे मटेरियल, वीडियो की लिंक भी आपको दस्तयाब होगी। इसी के साथ लाइक भी करें अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। दोस्तों को शेयर कर दें, वो लोग भी मिला सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, ठीक है। तो चलिए इंशाल्लाह अगले क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।